जय हिंद दोस्तों। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग मित्रों एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर का मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग मित्रों यहाँ पर एसएससी जीडी का जो तीसरा पार्ट है मैथ का प्रीवियस ईयर का उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो मित्रों हम लोग मैथों को इतनी सरलता से सॉल्व करेंगे, आपका 20 में 20 नंबर पूरा फिक्स करा देंगे। आप यहाँ से देखिए और एनालिसिस कीजिए कि कैसे प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया था और हम लोगों को अपने आगे की तैयारी कैसे मजबूत करके रखना है और इन 20 प्रश्नों को समय के अंदर में हल करना, ये सबसे बड़ी चुनौती है। तो मित्रों सभी प्रश्न नॉर्मल ही है, पहली चीज़ तो आपको घबराना नहीं है। और मैथ को जो इग्नोर करेगा एसएससी जीडी उसको इग्नोर कर देगी। आपकी सफलता के लिए मैथ सबसे बेस्ट सेशन है और ये 20 का 20 नंबर आपको देकर जाएगा। तो मित्रों चलिए अपने चलते हैं पहले प्रश्न पर। ये है, एक खिलौना 950 में खरीदा जाता है और 1140 में बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत के लिए मित्रों लाभ प्रतिशत के लिए जितना लाभ हुआ रहे बटा क्रय मूल्य गुणे का 100। मैंने आपको पहले भी बताया था लाभ या हानि का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है। 950 में खरीदा गया था, 1140 में बेचा गया, लाभ कितना हुआ मित्रों? 195 रुपये का। 1140 में से 950 निकल जाएगा, कितना बचेगा मित्रों? 190 रुपये। क्रय मूल्य कितना है? 950 है, 950 गुणे का 100, यही आपका उत्तर हो गया मित्रों। 0 से 0 निकल गया, 19 पंचे 95, 5 दूनी 10, 20%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यह है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। तो ये मित्रों लासा और मासा का सवाल है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न मिले कि 4 शेषफल बचे वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप सबसे पहला काम करेंगे इनमें से 4 को घटा देंगे। कितना आ जाएगा? 1776 और ये आ जाएगा 2448। अब मित्रों हमें इससे एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेने के लिए आप एक काम करिए, सबसे कहा है आप बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहली चीज़ तो आप चाहे इन दोनों में 52 से भाग कर दीजिए, अगर ये विभाजित हो जाता है तो अपना वही एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद है 48, 48 में दोनों से भाग लगाइए, अगर विभाजित हो जाता है तो अपना विभाजित होने के बाद 4 शेष भी बचना चाहिए, तो वही अपना उत्तर हो जाएगा मित्रों। हम लोग 48 से इसमें और अगर इसमें भाग लगाएंगे, हर स्थिति में 4 शेषफल बचेगा। या तो आप एक काम करिए, इसका और इसका एचसीएफ ले लीजिए, इसका और इन दोनों का एचसीएफ आएगा 48, यही आपका उत्तर हो जाएगा। एचसीएफ को ज्ञात करने का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ये है, इन दोनों को वहाँ तक काटो जहाँ तक दोनों से कटे। जैसे मैं बता रहा हूँ 1776 कामा 2448, आप वैसी संख्या से इनको विभाजित करना है जो उसी संख्या से दोनों का नंबर कट जाए। हम 2 से अगर विभाजित करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 3 तियाँ 9, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब इसको 16 16 और 3 19, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा मित्रों 8 दूनी 16, 8 ये भी आएगा। अब इसको हम लोग अगर 2 से निकालेंगे, कहेंगे 4 4 4 और 6 1 2। फिर हम इसे 2 से निकालेंगे, कहेंगे 2 2 2, ये आ जाएगा 306। फिर इसे 2 से निकालेंगे, कहेंगे 1 1 1 और 15 दूनी 30, 3 दूनी 6। अब इसे मित्रों हम लोग 3 से निकालेंगे, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 से निकालेंगे
2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48। ये देखिए आपका 48 हो जाएगा। आप चाहे जिस विधि से इसका मासा निकाल लेंगे वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। हर स्थिति में समान होगी, चाहे जितने नंबर दिया रहेगा, जितना मासा बचाना हो उसको घटाकर उन सभी संख्याओं का मासा ले लेंगे, आपका वही मासा हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न यह है, एक वस्तु को 15,000 में बेचने पर सुबीर को 2,000 की हानि होती है, उसका हानि क्या है? तो मित्रों, हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए जितना हानि हुई रही उसको ऊपर, हानि कितना हुआ है? हानि हुआ है 2,000 रुपये। हानि हुआ है मित्रों 2,000 रुपये। कह रहा है 15,000 में बेचने पर, अगर 15,000 में बेचने पर 2,000 का हानि हुआ है तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 17,000 रहा होगा, तभी तो 2,000 का हानि हुआ है। और परसेंट लगाने के लिए गुणे 100, ये देखिए 3 जीरो यहाँ से निकल गया, कितना मिला? 200 बटे का 17। आप 17 का भाग लगाएंगे, 17 एकम 17, कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा, हो जाएगा 70, हो जाएगा 70। 17 एकम 17 बचा 3, बचा 3, ये हो गया 30। 17 एकम 17, 17 दूनी 34 कर देंगे, ज़्यादा हो जाएगा। ये देखिए मित्रों कितना बच गया? 30 में से 17 निकालेंगे, 13 बटे का 17, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 11 सही, 13 बटा 17, आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए हानि ऊपर रखते हैं, नीचे क्रय मूल्य और गुणे का 100। हानि या लाभ का गणना क्रय मूल्य पर किया जाता है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न यह है, 25 छात्रों की कक्षा में भूगोल की परीक्षा में औसत अंक 64 है। यह 3 छात्रों के अंकों को वास्तविक प्राप्तांक क्रमशः 54, 64, 67 के स्थान पर गलती से 44, 46, 61 पर लिया गया हो तो सही औसत की गणना करें। मैंने आपको पहले बताया है, औसत, औसत बराबर होता है सभी का योग, सभी का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। जितनी संख्याएं दी गई हैं उनकी संख्या ले लिया जाता है। मित्रों, औसत दिया है 64। हम अगर हमें योग ज्ञात करना होगा तो हम 64 और गुणे, ये देखिए भाग है कुल संख्या, यहाँ हम कर देंगे गुणा। कितनी संख्या है? 25 छात्र हैं तो संख्या कितनी है? 25। गुणा करेंगे, 25 चौका 100 के 0 कैरी 10, 25 छंग 150, 150 में अगर हम लोग 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 160। कितना आ गया? 1600। सभी जो 25 छात्र हैं उन सभी के अंकों का योगफल आया यहाँ पर 1600। अब देखिए मित्रों, ये 54 था, 54 के स्थान पर 44 पढ़ लिया गया, इसका मतलब 10 कम किया गया। क्या किया गया? 10 को यहाँ पर देखिए, ये 54 था, उसके स्थान पे हम लोगों ने 46 पढ़ा, हम लोगों ने 10 क्या किया? कम पढ़ा। अब आगे कह रहा है 64 था, 64 को हम लोगों ने 46 पढ़ लिया, 64 को हम लोगों ने 46 पढ़ लिया, तो यहाँ पर हम लोगों ने कितना कम पढ़ा है? 64 और 4 50 और 10 18, हम लोगों ने कितना? 18 कम पढ़ा। यहाँ पर 67 था, 67 को हम लोगों ने 1 पढ़ लिया, कितना कम पढ़ा? ये देखिए मित्रों 5 कम पढ़ा। अब इसको जोड़ के हम लोग इसी में ऐड करके 25 से भाग कर दें, अपना वही एवरेज आ जाएगा। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 33, 28, 28 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 28 5 33। 33 हम लोगों ने कम लिया था तो यहाँ पे हमें 33 जोड़ देना चाहिए, ये हो जाएगा 1633। कितनी संख्याएं थी? 25 छात्र थे, बस 25 से भाग कर देना है। औसत क्या होता है? सभी का योग बटा सभी की संख्या। हम लोग 25 का भाग लगाएंगे, 25 छंग 150, 25 छंग 150 बचा कितना? 13, ये हो गया 133। 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 बचा कितना? 8 बचा, ये हो गया 80। दशमलव लगाएंगे, 15, 25 तियाँ 75, 25 तियाँ 75 बचा 5, हो गया 50, 25 दूनी 50। ये देखिए 65.36 या 32, यहाँ पर कितना बचा था? 20 बचा था,
25 अट्ठे, तो कहने का मतलब 65.3। ये देखिए जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, 65.3। ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। औसत बराबर होता है सभी का योग बटा कुल संख्या। बस इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं करना था। आपका अगला सवाल ये है, 12,000 रुपये की राशि 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर से और छमाही रूप से चक्रवृद्धि होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के बीच में अंतर ज्ञात करना है। देखिए मित्रों, यहाँ पर मूलधन जो दिया है 12,000 रुपये दिया है, दर 10% दिया है, और टाइमिंग जो है वो टाइमिंग दिया है 2 वर्ष का। टाइमिंग दिया है 2 वर्ष का। हम लोगों से पूछ रहा है कि यह बताइए, हम लोग जब वार्षिक रखेंगे और छमाही रखेंगे, जो ब्याज मिलेगा उनके ब्याज में क्या अंतर होगा। देखिए मित्रों, हम लोग जब वार्षिक रखेंगे तो चीज़ें ऐसे रखेंगे, लेकिन जब बात छमाही की आ जाएगी, तो मूलधन तो 12,000 ही रहेगा, लेकिन दर चेंज हो जाएगा। दर कितना हो जाएगा? 5% हो जाएगा। और ये जो टाइमिंग 2 वर्ष दिया है, 2 वर्ष में 4 छमाही होती है, अपना टी बराबर 4 आ जाएगा। तो मित्रों, अब 4 पावर का 4 वर्ष का समझ लीजिए, 4 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत गुणा भाग करना होगा। तो देखिए, अगर आपको इस प्रकार के सवाल मिले, अगर आसानी से कैलकुलेशन होकर उत्तर आ जाता है तो सॉल्व करो, नहीं तो स्किप करके हट जाओ। सिंपल सी बात है, नहीं तो बहुत टाइम लेकर चला जाएगा। जैसे मैं इसको कहता हूँ, अगर हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है P1 + R/100 पावर n माइनस का 1। यहाँ से डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज आता है। तो हम लोगों से अंतर पूछ रहा है, अंतर अपना हो जाएगा P मतलब मूलधन 12,000, दर दिया 10, हम कह देंगे 110/100। 2 वर्षों के लिए पावर 2 माइनस का 1, माइनस अंतर लेना है मित्रों दोनों का। तो हम यहाँ पर कहेंगे P का मतलब 12,000 दिया हुआ है, हम कहेंगे 12,000 1 + 5/100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए बदल गया है, 5/100, इसका पावर 2 माइनस का 1। आप इसे सॉल्व करेंगे, आपको 66 प्राप्त हो जाएगा। हर हाल में किसी भी कीमत पे आपको यहाँ से 66 प्राप्त हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न यह है, X रुपए की धनराशि 3 वर्ष पहले 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर उधार ली गई थी, जहां ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि था। यदि उधार ली गई धनराशि का वर्तमान मान 18,522 हो तो X का क्या मान होगा। तो चलिए मित्रों, चक्रवृद्धि मिश्रधन की बात कर रहा है। धनराशि का वर्तमान मान इतना हो गया, मतलब कि 18,522 रुपया अपना मिश्रधन दिया है, उसमें ब्याज भी ऐड हुआ है, तब इतना हो गया। मूलधन अपना कितना था? X रुपये था। हम लोग फार्मूला जानते हैं, A बराबर P1 + R/100 पावर n। A जो है ये मिश्रधन है, P मूलधन है, R दर है, n टाइम है। मिश्रधन कितना दिया है? 18,522। मूलधन X दिया हुआ है, मूलधन कितना दिया है? X दिया है। दर दिया है मित्रों 5%, हम इसे कह देंगे 105/100 पावर, कितने वर्षों के लिए बात कहा है मित्रों? 3 वर्ष के लिए बात कहा है। आप पावर रखेंगे 3। अब कहेंगे 18,522 बराबर X, इसे हम कहेंगे 5 से निकालेंगे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21/20 की पावर 3 यहाँ पर आ जाएगा। 18,522 X बराबर 21 × 21 × 21 3 बार था, नीचे बचेगा 20 × 20 × 20। ये देखिए मित्रों, 21 × 21 × 21 करेंगे, हमको ये प्राप्त हो जाएगा, 18,522 प्राप्त हो जाएगा। X बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से मित्रों हमको 2 भी छूटेगा, इतने का गुणा करेंगे, कितना छूटेगा? 2 छूटेगा। 2 यहाँ से पहले से है, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8,000 यहाँ से है, 8,000 दूनी 16,000। ये देखिए मित्रों कितना आ गया? 16,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ये
सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जब इस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल दे, उनको फटाक से ऐसे धुएं की तरह उड़ा दो। अगला प्रश्न ये है, एक गोल्फ क्लब में 90% सदस्य पुरुष हैं और शेष महिलाएं हैं। मतलब 90% ये मेल है तो 10% क्या है, ये फीमेल है। आगे कह रहा पुरुषों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर दिया है और महिलाओं की औसत ऊंचाई 165 सेंटीमीटर दिया है। क्लब के सदस्यों की औसत ऊंचाई याद कीजिए। क्लब के जितने सदस्य हैं, महिला और पुरुष सबको मिलाकर औसत ऊंचाई पूछ रहा है। अभी मैंने आपको बताया था योग बराबर होता है, जो वैल्यू दी, जो औसत दिया रहे, औसत और संख्या का गुणा कर दिया जाता है। यहाँ पर पुरुष है 90, यहाँ पर पुरुष है 90 और उनकी ऊंचाई 170 दिया है, तो हम कह देंगे 90 गुणे का 170, ये पुरुषों की जो सभी की ऊंचाई का योगफल आएगा, ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ से। आगे दिया है, अब हम महिलाओं की योग की बात करेंगे, तो महिलाओं का योग यहाँ पर क्या है 10, आप करिए 10। औसत ऊंचाई दिया है 165, आप करिए 165। अब हमें क्लब के सभी सदस्यों का औसत ज्ञात करना है, तो हम औसत ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योगफल को जोड़ दें, बटा जितनी संख्या उतने से भाग कर दें। हम कहेंगे 90 गुणे 170 प्लस 10 गुणे 165 बटे का 100। कितने थे 100, 90 यहाँ से 10 यहाँ से, ये देखिए एक जीरो से एक जीरो निकल गया, यहाँ पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक जीरो से ये निकल गया, आपका मिलेगा 17, 17 नवैया 153, 17 नवैया कितना मिलेगा 153 प्लस, अभी इसमें हमें 100 से भाग करना है, जीरो से जीरो निकल गया, बचा 10। हम लोग अगर इसको 5 से निकालते हैं, 5 से, ये देखिए 5 तियाँ 15 बचा 1, 5 तियाँ 15 बचा 1, अब इसको कह देंगे 5 दूनी 10, 33, 33 का आधा आपका आ जाएगा 16.5। इसको हम लोग जोड़ देंगे 0.5, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा आपका 6, 169.5। ये देखिए मित्रों 169.5 आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 25% की छूट देने के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9,510 है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मान लेते हैं अंकित मूल्य x है, इस पर छूट दिया गया 25%, बचा कितना 75, हम कह देंगे 75 बटे का 100 कितने के बराबर है 9,510 के बराबर है, 9,510 के बराबर है। ये देखिए मित्रों 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, x बराबर, इसको 3 से निकालेंगे, 3 तियाँ 9, 3 एकम 3, 7 त्रिक 21, 0, 3 1 7 0, ये 4 यहाँ भाग है, यहाँ जाएगा गुणा हो जाएगा, x बराबर 0, 7 चौक 28 के 8 कैरी 2, 4 एकम 4, 4 2 6, 4 तियाँ 12, 12,680 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। ये जितने प्रश्न हैं मित्रों सभी के सभी 2023 का जो SSCGD का प्रश्न हुआ था वही सब प्रश्न है। रीता एक कार्य 14 दिनों में कर सकती है और गीता उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकती है। रीता और गीता उसी कार्य को एक साथ कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 14 और 21 का गुणा कर दो और इन दोनों को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 35, बस यही आपका उत्तर हो गया। 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 21 दूनी 42 बटे का 5, 8 पंच 40, 4 पंजे 20, 4.8, 4.8 दिन में रीता और गीता दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगी। एक घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 4,200 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। यदि घनाभ की लंबाई और चौड़ाई 15-16 सेंटीमीटर है तो घनाभ की ऊंचाई याद कीजिए। सबसे पहला काम, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है वो दिया है 4,200
200 और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB प्लस BH प्लस HL बराबर कितना दिया है 4200 के। ये देखिए मित्रों 2 से निकालेंगे इसको कितना आ जाएगा 2100 प्राप्त हो जाएगा। लंबाई दिया हुआ है 15 और चौड़ाई दिया हुआ है 16, चौड़ाई दिया हुआ है 16 और ऊंचाई पूछ रहा है। तो चलिए लंबाई दिया है 15, चौड़ाई दिया है 16 प्लस चौड़ाई दिया है 16, ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई ज्ञात करनी है, लंबाई दिया है 15 बराबर 2100 के। ये देखिए मित्रों 15 और 16 का गुणा करना, 15 छक्का 90 के 0 कैरी 9, 15 में 9 जोड़ देंगे 24, कितना आ गया 240 प्लस 16 एच यहाँ 15 एच यहाँ 15 16 31 एच, 31 एच बराबर 2100, 31 एच बराबर 31 एच बराबर ये देखिए मित्रों ये 2100 है। 2100 में से हमें 240 निकालना है। 2100 में से 200 निकल जाएगा, बचेगा 1900, 1900 में से 40 निकल जाएगा 1860। कितना बच जाएगा 1860। एच बराबर 1860 में 31 का भाग लगाएंगे कितना मिलेगा 60 मिलेगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। 31 से 1860 में भाग लगाएंगे कितना मिलेगा 60। 60 सेंटीमीटर अपनी ऊंचाई है मित्रों, जो घनाभ दिया था। एक घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला दिया हुआ है। चलिए मित्र अगले प्रश्न की बात करते हैं। अपना अगला प्रश्न है मध्यानुपाती। तो मित्रों हम लोगों ने पिछले 3 सेट सॉल्व किया। 3 सेट में तो अब तक मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए 2 पूछ चुका है, एक में चतुर्थानुपाती पूछ लिया। मतलब एसएससी जीडी से अनुपात और समानुपात का प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, और समय काम से प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से एनालिसिस करके ये देखो। एनालिसिस करने का यही मतलब है कि कहाँ से कितने चैप्टर पूछे, कहाँ से कितने सवाल पूछे जा रहे हैं, किन चैप्टरों पर मेहनत करने की ज़रूरत है। और देखो यहाँ पर कई सेट सॉल्व इसलिए कराया जा रहा है ताकि देख लो और कंफर्म हो जाओ कि कहाँ कहाँ किन किन चैप्टरों से प्रश्न पूछे जा, ताकि आप लोग सभी जगह से तैयार रहो। आप किस सेट में बैठोगे ये तो नहीं न पता है, तो इसलिए एसएससी जीडी में जहाँ से अधिक सवाल पूछा जा रहा है उसको एकदम अच्छे से कवर कर लो, तो फिर चाहे जिस सेट में बैठो सभी को धुएं की तरह उड़ा देना। मध्यानुपाती पूछा है। मध्यानुपाती पूछने के लिए दोनों वैल्यू को रूट में गुणा कर दिया जाता है। ये है आपका मध्यानुपाती। हम लोग गुणा करेंगे 4 + 2 √3 गुणे 6 - 3 √3। देखिए मित्रों आपको मल्टीप्लाई करना सिखाता हूँ, एक ही लाइन में आपका उत्तर हो जाएगा। 6 को उठाएंगे, इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 24 प्लस इसके साथ में रूट नहीं है, इसके साथ में रूट है तो मतलब बाहर बाहर गुणा होगा। रूट का गुणा रूट में जो गिनती है गिनती का गुणा गिनती में, 6 दूनी 12 और √3 वैसे साथ में लगा रहेगा। अब इस -3 √3 से इन दोनों में गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस लगाओ। ये देखो बाहर है, ये बाहर है, 4 तियाँ 12 और रूट का 3 बचा हुआ है। अब हम लोग माइनस प्लस माइनस, बाहर का गुणा बाहर, रूट का गुणा रूट में, हम कहेंगे 3 दूनी 6 और देखो √3 गुणे √3 सिर्फ मिलेगा 3। क्यों? क्योंकि मित्रों जब भी कभी 2 बार रूट का गुणा हो सेम संख्या का, रूट खत्म हो जाता, सिर्फ 1 नंबर बचता है। अब देखो ये चीज और ये चीज कैंसिल हो गया। 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 24 में से 18 निकल जाएगा, रूट का 6 बच जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो रूट से घबराया मत करो मित्रों, जिसका वर्गमूल निकल सकता है वो बाहर निकलेगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकल सकता वो वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। रूट से घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न ये दिया है, यदि पेट्रोल की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है तो इसकी खपत का कितना % कम किया जाना चाहिए ताकि पेट्रोल पर खर्च समान रहे। मैंने पिछले वाले सीरीज में इसमें भी देखिए फिर से आ गया। 2 मास्टर फार्मूला दिया था मैंने आपको, एक तो ये A + B + AB बटा 100 समतुल्य बट्टा कहिए, चाहे एक ही वस्तु में 2 बार परिवर्तन किया जाए तो टोटल परिवर्तन क्या होता है ये चीज़ है। किसी वस्तु में कोई परिवर्तन किया जाए उसको मूल स्थिति में रखने के लिए क्या करते हैं,
यक्स बटा 100 प्लस माइनस यक्स गुणे का 100, इसे कर देते हैं। जैसे कि उसमें 40% की वृद्धि हो गई, आप कहो 40, अरे वृद्धि हुई है तो नीचे कितना रखेंगे 140, तभी तो प्लस माइनस दिया है। वृद्धि होगी प्लस करेंगे, कमी होगी माइनस करेंगे, और परसेंट के लिए गुणे का 100। बस आपका तुरंत का तुरंत उत्तर हो जाएगा। ये इसमें से सवाल आपको एसएससी जीडी में देखने को मिलेगा। 0 से 0 निकल गया, 2 दूनी 4, 7 आ जाएगा। क्या बचा 200 बटे का 7, आप 7 का भाग लगाएंगे, 7 दूनी 14, कितना बचा 6, हो गया 60, 7 8 56, कितना बचा 2, हो गया 20, दशमलव 7 दूनी 14, कितना बचा, बस एक ही अंक तक ले जाओ, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो ये देखो मित्रों 28 मिल रहा ना, तो ये देखो 60 है, 7 8 56, 7 8 56, तो कहने का मतलब 28.6, लगभग 28 के आसपास आपका उत्तर हो जाएगा। और ये फार्मूला कभी भी कोई भी गलती नहीं होने देगा। चलिए अगला प्रश्न ये है, दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया है, मासा 6 है, तो उनका लासा ज्ञात करो। मित्रों 4 पंजे 20 और 20 गुणे 6, 6 दूनी 12, 120, ये आपका लासा हो जाएगा। जब भी कभी अनुपात दिया हो और मासा दिया हो, तीनों को गुणा कर दो, वो आपका लासा के बराबर होता है। जब भी कभी अनुपात दिया हो, मासा दिया हो, तीनों को गुणा कर दो, वही आपके एलसीएम के बराबर होता है। यल बराबर एच ए बी, यल बराबर एच ए बी, इसको ध्यान रखो। और ए और बी जो है ये अनुपात की दो संख्याएं हैं, ए और बी अनुपात की दो संख्याएं हैं। आपको यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा फटाक से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न यह है, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली कार 3 घंटे 15 मिनट में तय की गई दूरी, मतलब कार जो है 1 घंटे में 48 किलोमीटर जाती है। तो सबसे पहला चीज़ तो इसे 3 किलोमीटर लेकर जाना है। तो 48 के हिसाब से 3 घंटे में 48, 48 दूनी 96, 48 तीन 144, 144 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में चल दी है। अभी अपने पास बचा है 15 मिनट। 60 में 15 मिनट जो आता है, इसका 1/4 भाग है, इसका 1/4 भाग है। तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल देगा, उसका 1/4 भाग 15 मिनट के बराबर होगा। कितना, 12 चौक 48, इसी में 12 लाकर जोड़ दो, कितना आ जाएगा 156 किलोमीटर वो दूरी तय करेगा यहाँ से। आप चाहे तो इसको फार्मूले में रख के लगाइए, चाल बराबर दूरी बटा समय। आपका अगला प्रश्न ये दिया है, टीना अपने वेतन का 30% भोजन पर और शेष का 30% ईंधन पर खर्च करती है और शेष इतना बचाती है, तो टीना का वेतन क्या था। मान लो टीना का वेतन था x रुपये, अब टीना 30% भोजन पर खर्च करती है, तो उसके पास बचा भाई 70% पैसा। अब शेष यही है, इतना बचा हुआ है, शेष का 30% फिर ईंधन पर खर्च करती है, फिर 30 पर ईंधन पर खर्च करी, फिर से उसके पास 70 बचा। परसेंट हटाने के लिए बटा 100 किया जाता है। अब शेष उसके पास 4900 रुपये बचे हैं, 4900 रुपये शेष। अपना शेष तो यही बचा है, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, 7 सते 49 से 49 निकल गया। क्या बचा यहाँ पर 100, और 2 जीरो यहाँ से भाग है, यहाँ आकर गुणा हो जाएगा 10,000 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ सही हो जाएगा। तो मित्रों एसएससी जीडी में एकदम नॉर्मल से नॉर्मल प्रश्न रखे जाते हैं, आपको पहली बात घबराने की ज़रूरत नहीं। अरे भाई 1 घंटे में आपको 80 प्रश्न सॉल्व करना है, लंबे प्रश्न रखेगा तो कैसे हो पाएगा। तो इसीलिए भाई आपको पहली बात घबरा के नहीं तैयारी करना है, मस्ती के साथ मौज के साथ में जो रूल बताया जा रहा है उसको करते चलो, आपकी सफलता आपके हाथ में होगी। और इतना विश्वास रखिए, इतना एक्सपीरियंस है हम लोगों के पास। चलिए दो संख्याएं P और Q इस प्रकार है कि P के 8% और Q के 4% का योग। देखो P का 8% और Q का 4% का योग, मैंने योग कर दिया, परसेंट हटाया, नीचे 100 कर दिया। P के 5% और Q के 7% के योग का 2/3 है, ठीक है। P का 5% हम कहेंगे 5% प्लस Q का 7%, हम कह दे Q का 7% बटे का 100 के योग का 2/3 है। तो भाई इसका योग का ये देखिए हमने 2/3 कर दिया, 2/3 मतलब 2/3। अब कह रहा P और Q में अनुपात ज्ञात करें। ये देखिए मित्रों
सभी जगह 100 है नीचे, सभी जगह से 100, पहली चीज तो कैंसिल हो गया ऐसे ही। अब देखिए ये हो गया 8p, ये हो गया 4q, ये कितना हो गया 4q बरोबर 2/3, यहाँ बचेगा 5p, यहाँ बचेगा 7q। आप इस 3 का यहाँ लाकर मल्टीप्लाई कर दिए, 8 3 24p प्लस 4 3 12q बराबर, अब इस 2 का अंदर कर दो, 5 दूनी 10p प्लस 7 दूनी 14q। ये देखिए मित्रों ये 24p है, ये 10p है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 14p बराबर, ये 14q है, ये 12q है, इधर जाएगा माइनस होगा, बचेगा 2q। p रेशियो q बराबर, ये देखो मित्रों इसको यहाँ ले आए हैं, ये 2 से सरल करेंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 1/7, 1/7 जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है मित्रों। ये 14 यहाँ भाग था, यहाँ गया है, गुणा था, यहाँ गया है, भाग हो गया है, ये आपका रेशियो आ गया। ये देखो मित्रों 16, ये 17वां प्लस है, 16वां प्रश्न यहाँ पर है, कट गया है। तो यहाँ दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मित्रों अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अर्धगोला है, अर्धगोला का होता है 3 पाई r स्क्वायर 3। ये देखिए मित्रों पाई करोगे तो 22/7, त्रिज्या दिया हुआ है 14, हल्का से दिख रहा है, गुणे का 14 हम काट देंगे, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 6 गुणे 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर और आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब। अर्धवृत्त अर्धगोले की मैं बात कर रहा हूँ मित्रों, अर्धगोला। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न ये दिया है 12,500 पर 10%, 15% और 4% की कार्मिक छूट किसके बराबर है। पहली चीज तो मित्रों कार्मिक छूट के लिए देखें, मैंने पहले आपको बताया था a + b + ab/100 वाला मैटर आ गया। तो देखिए मित्रों 12,500 रुपये था, पहले इस पर 10% छूट दिया गया, अभी बचा 90/100। अब देखिए मित्रों कह रहा है कि कार्मिक छूट किसके बराबर है। तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों से छूट जो आएगी, जो छूट दिया गया है उसके बारे में कह रहा है। तो पहला काम कीजिए, इन तीनों को मिलाकर एक समतुल्य छूट निकाल लीजिए। कैसे, जैसे कि 10 दिया है और ये 15 दिया है, हम कहेंगे 10, क्योंकि छूट वाली चीज़ माइनस में होती है, -10 -15 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हम कहेंगे 10 गुणे का 15/100। पहले इसका एक समतुल्य बट्टा निकाल लो, फिर उसके बाद काम करो। ये कितना हो जाएगा -25 प्लस 0 से 0 निकल गया, हम इसको निकालेंगे 3 दूनी 6 5 दूनी 10, मतलब कितना 5 दूनी 10 1.5, 3 का आधा 1.5, 25 में से आपका 1.5 निकल जाएगा, कितना बचेगा 23.5। तो 23.5% मित्रों इन दोनों को मिलाकर आया, अभी 4% है, -23 -4 माइनस माइनस प्लस 23.5 गुणे का 4/100 इसको जोड़ देंगे, 23 4 माइनस का 27 और प्लस इसका मल्टीप्लाई करके इसमें 100 से भाग कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से उसको जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद जो आएगा एकल छूट आएगा, इसका हम लोग 12,500 का उतना % निकालेंगे, आपको हर हाल में 3,320 रुपये प्राप्त हो जाएगा। परसेंटेज का सवाल है। इस टाइप वाला सवाल मित्रों हर सेट में एक प्रश्न जरूर रखा है, हर सेट में इस टाइप के प्रश्न का 1 से 2 सवाल जरूर रखा है। परसेंटेज, समय काम और अनुपात समानुपात, औसत आपके SSC GD का जान वाला प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज से भी प्रश्न हर सेट में पूछा है, साधारण ब्याज से कम है लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज से है। चलिए आपका अगला प्रश्न यह है, ये एक काम को 18 दिनों में कर सकता है, B इस काम को 24 दिनों में कर सकता है, ये अकेले काम शुरू करता है, कितने दिनों के बाद B
को उसके साथ जुड़ना चाहिए ताकि कार्य 15 दिनों में समाप्त हो जाए। चलिए, ए कार्य को 18 दिनों में करता है, बी कार्य को 24 दिनों में करता है। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यह पता हो जाएगा कि टोटल वर्क कितना है। 18 और 24 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 24 दूनी 48, 18 का 18, 18 दूनी 54, 18। देखिए मित्रों, 18 का और 24 का एलसीएम ले लो। हम लोग इसे 6 से निकालेंगे। 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 4 तियाँ 12 और 12 छंग 72। एलसीएम मित्रों आ जाएगा 72। एलसीएम आ जाएगा अपना 72। तो यही जो एलसीएम आता है समय और काम में, वह एलसीएम जो होता है टोटल वर्क के बराबर होता है। 18 चौक 72, 24 तियाँ 72। ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, बी एक दिन में 3 काम करता है। यह ए और बी की क्षमता आ गई। अब कह रहा है कार्य 15 दिनों में समाप्त होगा, तो बताओ बी को कितने दिन पहले काम छोड़ देना चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, ए को 15 दिन टोटल काम करना होगा क्योंकि छोड़ रहा है बी। तो ए करता है एक दिन में 4 काम, 15 दिनों में ए ने 4 काम 60 काम समाप्त कर दिया है। अब बचा है काम 12। ये 12 काम कौन करेगा? बी करेगा। बी की क्षमता है 3। 3 की दर से बी इसको 4 दिन में समाप्त कर देगा। टोटल काम होना था 15 दिन, बी ने 4 दिन तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। मतलब 15 में से 4 निकल जाएगा। 11 दिनों तक, सिर्फ और सिर्फ 11 दिनों तक बी काम करेगा। 4 दिनों तक काम करेगा, 11 दिन पहले काम छोड़ देगा। आपका अगला प्रश्न ये है, देखिए मित्रों, ये प्रश्न जो दिया है इसमें हमें लगता है मिस्टेक है। आपको देखने में लंबा लग रहा है लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। देखो, सुमति ने बिंदु ए से, मान लो यहाँ पर बिंदु ए है, सुमति ने बिंदु ए से बिंदु बी तक, यहाँ पर मान लो बिंदु बी है, ये बिंदु ए है, यहाँ पर बिंदु बी है। 475 मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। जो यहाँ पर यात्रा किया गया 475 मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट की चाल से यात्रा की। अब कह रहा जिस क्षण सुमति बिंदु बी पर पहुंची, तो ठीक है, यहाँ पर बिंदु बी पर पहुंची, रचना बिंदु बी से, ठीक है, बिंदु बी से उस चाल की 1.6 चाल से, चलो ठीक है, जो ये चाल दिया है इसके 1.6 चाल से रवाना हुई। जिस चाल से सुमति ने यात्रा की थी और बिंदु सी पर पहुंची। अब बिंदु सी पर पहुंची तो बिंदु सी किस जगह पहुंचा दे? यहाँ पहुंचा दे कि यहाँ पहुंचा दे कि यहाँ पर पहुंचा दे? और ये बताओ, सुमति की यात्रा की थी और बिंदु सी पर पहुंची। अब सुमति को बिंदु सी पर पहुंचाए, तो जो अगर सुमति को सी पर पहुंचा रहे हैं तो रचना अपना कहाँ गई? रचना कहाँ चल रही है? तो इसलिए मित्रों, इस प्रश्न में मुझे लगता है फॉल्ट है, स्पष्ट चीज़ें कहीं नहीं गई है। तो इसके हिसाब से मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है किसी विधि से आएगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये सवाल जो है रॉन्ग दिया है। इसका नंबर सभी लोगों को दिया गया होगा। तो मित्रों, मैंने आपको एनालिसिस करके दिखाया एसएससी जीडी के मैथमेटिक्स के सवाल कैसे पूछे जाते हैं। एनालिसिस करने का यही फ़ायदा है। आप देखिए, ये जो 20 प्रश्न दिए हैं मैथ के, ये 20 प्रश्न आप लोग कितने आसानी से हल कर लेते हैं, कितने हल कर लेते हैं, और किन चैप्टरों से सबसे अधिक सवाल पूछा है, उन चैप्टरों पर आप ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। एसएससी जीडी के संबंध में मैथमेटिक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप दावे के साथ कह सकते हैं कि 20 में 20 नंबर हम हल कर ले जाएंगे। तो मित्रों, आपके एसएससी जीडी की सफलता में मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण आपको योगदान देंगे। तो ठीक है मित्रों, आप सभी लोग संयुक्त अकेडमी से बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग एसएससी जीडी के लिए पूरा पेपर एनालिसिस कराएंगे। जय हिंद, धन्यवाद।